हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ एज वेल एज इन योर प्रिपरेशन. So guys, in the previous video we have started a practice set for your all exams, upcoming exams. So before this we have completed two parts of this practice set. Now in this video we'll continue this paper. So first question is, the plasma membrane consists mainly of. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली किसकी बनी होती है? ऑप्शन 1, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन अ प्रोटीन बाइलेयर, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. सो ऑप्शन हमारा आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बायोलेयर. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है. जिसने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को पढ़ा हुआ है तो वहां पर डीप तो कुछ नॉलेज इन्होंने आपकी देखी ही नहीं है, सिर्फ बेसिक बात पूछी है. अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ी है तो आपको पता है कि 2 लेयर होती है किसकी? फॉस्फोलिपिड की. बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है फॉस्फोलिपिड की. हम अभी लिपिड्स पढ़ के आए हैं, वहां भी हमने जाना कि मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की ही तो बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो फॉस्फोलिपिड की, और उसमें प्रोटीन्स क्या रहती है? एम्बेडेड रहती हैं. प्रोटीन्स धसी रहती हैं उसमें. प्रोटीन कई तरह की होती है. ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी ये जो एक लेयर और ऊपर और नीचे दोनों ये जो लेयर है ये किसकी है? फॉस्फोलिपिड की हैं. फॉस्फोलिपिड में आप जानते हो ना क्या होता है? ग्लिसरोल होता है. बेसिक जो चेन होती है वो किसकी होती है? ग्लिसरोल की. और ग्लिसरोल पर 2 फैटी एसिड्स हमारे लिंक रहते हैं एस्टर बॉन्ड से, और एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड रहता है, और फॉस्फेट ग्रुप के साथ कोई एक्स होता है, कोलिन, इथेनॉल, एमीन, ऐसे करके. तो उसमें ये वाली जो ये टेल वाला रीजन जो है ये अंदर की तरफ है, ये कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक टेल होती है. और जो ये पोलर हेड है इसमें क्या रहता है? इसमें तो वो हाइड्रोकार्बन चेन है फैटी एसिड की. क्या बात की अभी हमने कि ग्लिसरोल है एक, तो CH2OH, CHOH, CH2OH. तो इसमें यहाँ पर इन तीनों पोजीशन पर 2 जगह तो फैटी एसिड्स हमारे हैं लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन वाले, और एक जगह पर हमारा फॉस्फेट ग्रुप है. ये फॉस्फेट ग्रुप वाला जो रीजन है ये हेड वाला हिस्सा बनाता है. ये वाला जो पोर्शन है ये क्या बनाएगा? हेड. और यहाँ पर जो दो फैटी एसिड की चेन है वो क्या बनाएंगी? हमारी टेल बनाएगी. तो 2 ये टेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम. जब कभी भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ड्रॉ करते हैं. हेड बनाएंगे. ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेड को. जिसमें क्या क्या है? ग्लिसरॉल का कुछ पोर्शन है, और क्या है? फॉस्फेट ग्रुप वाला पोर्शन है. और जो 2 हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड की चेन्स हैं वो 2 इन टेल को रिप्रेजेंट कर रही हैं. ये हाइड्रोफोबिक होती है और ये वाला हमारा हाइड्रोफिलिक होता है. हेड कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक. तो 2 तो ये हमारी फॉस्फोलिपिड की लेयर हो गई. साथ ही साथ क्या रहता है इसमें? प्रोटीन्स. देखो, कुछ प्रोटीन्स तो होती हैं इस तरह से पूरी इंटीग्रल प्रोटीन जो इन दोनों लेयर्स को पूरा पेनिट्रेट कर रही है, अंदर की तरफ धसी हुई हैं. कुछ होती है पेरिफेरल प्रोटीन्स जो सिर्फ बाहर की तरफ होती हैं इन लेयर्स पर. और कुछ कैसी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, ग्लाइकोलिपिड होते हैं. ये समझते हैं ना, हम अभी लिपिड पढ़ के आए हैं. तो ग्लाइकोप्रोटीन क्या होगा? जिसमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होगा. ग्लाइकोलिपिड क्या होगा? जिसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, कोई शुगर होगी और लिपिड होगा उसके साथ. और कुछ प्रोटीन चैनल की तरह एक्ट करती हैं जो आयंस का या किसी चीज का एक्सचेंज करवाती है, अंदर बाहर मूवमेंट कराती है. तो प्रोटीन चैनल बोलते हैं उनको हम. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये सिलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग क्या है? कि कुछ सब्सटेंसेस को अपने थ्रू आने जाने देती है, कुछ को नहीं आने जाने देती है. तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. Now the next question is, match list first with list second and choose the correct option. क्वेश्चन में कुछ लिस्ट में इस साइड हमारे ऑर्गेनिज्म का नाम दिए हुए हैं और दिस साइड हमारा कुछ एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं. फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? कॉकरोच. सेकंड, कॉकरोच जो कि आर्थ्रोपोड में आता है इंसेक्टा क्लास में. क्लेरियाज बैट्रिकस आपने पढ़ी हो, फिश होती है एक. अर्थवर्म एनिलिडा के अंदर आते हैं. बेलेनोग्लोसस हेमिकोर्डेटा में आता है. एंड फ्लैटवर्म आप जानते हो प्लेटिहेल्मिन्थीज होते हैं. सो ऑर्गन्स इधर क्या क्या है? नेफ्रीडिया, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, किडनीज, फ्लेम सेल्स और प्रोबोसिस ग्लैंड. तो यहाँ ब्लैंड लिखा हुआ है, ग्लैंड होगा ये. तो क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा? कॉकरोच, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स. ऐसे क्वेश्चंस में तो हमारा अगर हमें 2-3 भी कंफर्म पता है तो सही हो ही जाता है. बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको ऑप्शन में उलझा दे कि आपको 2-3 पता है और 2 का नहीं पता, वो 2 ऑप्शन में इधर उधर हो रहे हो. पर ये इतना इजी है कि आपको आई थिंक सब पता होना चाहिए सारा ही. कॉकरोच में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स इंसेक्ट में सभी में.
क्लेरियाज यानी कि फिश में वर्टिब्रेटा में आती है और सभी वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर किडनी होती है। अर्थवर्म में नेफ्रीडिया काम करते हैं, जैसे हमारे में किडनी काम करती है ऐसे अर्थवर्म में नेफ्रीडिया होते हैं। बेलेनोग्लोसिस में प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। बेलेनोग्लोसिस जिनको अकोर्न वर्म भी बोलते हैं, अकोर्न वर्म भी कहते हैं ना, वर्म लाइक बॉडी होती है इनकी, और इनमें प्रोबोसिस एक बॉडी का पोर्शन भी होता है जिसको प्रोबोसिस कहते हैं, और प्रोबोसिस ग्लैंड्स होती है इनमें एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर। फ्लैट वर्म्स में क्या होती है, फ्लेम सेल्स होती हैं। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट, ए का 2 और बी का हमारा 3 एंड सी का 1 और डी का 5 और ई का 4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय। 9th NCERT भी अगर आप देखोगे वहां पे ये दिया हुआ है, और बहुत जगह आपको मिलेगा 11th में भी प्रोटोप्लाज्म नेम जो है वो किसने दिया, पुरकिंजे, हुक, AK शर्मा या फिर स्वान। तो करेक्ट आंसर हियर विल बी JE पुरकिंजे। JE पुरकिंजे फॉर द फर्स्ट टाइम गेव द टर्म और नेम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सभी जानते हैं, बहुत बेसिक टर्म है। किसी सेल के अंदर जो भी लिविंग मटेरियल होता है सारा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और प्रोटोप्लाज्म को भी 2 पोर्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है दैट विल बी साइटोप्लाज्म। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द टाइप ऑफ रीजनरेशन आउट ऑफ द 2 मेजर टाइप्स। रीजनरेशन के 2 मेजर टाइप्स होते हैं, उनमें से ये करेक्ट एग्जाम्पल क्या है, इनमें से उसका रीजनरेशन की टाइप का करेक्ट एग्जाम्पल क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है बेटा। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, मॉर्फोलेक्सिस और इसको क्या बोलेंगे, रीजनरेशन ऑफ 2 ट्रांसवर्सली कट इक्वल पीसेस ऑफ 1 हाइड्रा इनटू 2 स्मॉल हाइड्रा। क्या कह रहा है ऑप्शन में, एक प्रोसेस बता रहे हैं मॉर्फोलेक्सिस, और मॉर्फोलेक्सिस में क्या बोल रहा है मॉर्फोलेक्सिस को, कि मॉर्फोलेक्सिस क्या होता है। मॉर्फोलेक्सिस क्या होता है कि 2 हाइड्रा है और एक हाइड्रा को ट्रांसवर्सली आप 2 पीसेस में कट कर दो तो 2 स्मॉल हाइड्रा बन जाना उससे। नेक्स्ट है एपीमॉर्फोसिस, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड डेड एरिथ्रोसाइट्स बाय द न्यू वंस। एपीमॉर्फोसिस, और उसमें क्या होना, ओल्ड और डेड एरिथ्रोसाइट्स जो है हमारी, उनकी जगह नई एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी का, पुरानी आरबीसी की जगह पर नई आरबीसी बन जाना। नेक्स्ट है मॉर्फोलेक्सिस, हीलिंग ऑफ वुंड इन द स्किन। मॉर्फोलेक्सिस जिसको स्किन में वुंड हो जाए कहीं, उसकी हीलिंग को बोले। एपीमॉर्फोसिस, रीजनरेशन ऑफ क्रस्ट एंड फिल्टर्ड आउट पीसेस ऑफ प्लेनेरिया इनटू एज मेनी न्यू प्लेनेरियंस। क्या हो रहा है एपीमॉर्फोसिस में, क्या बता रहा है कि एक प्लेनेरिया को हमने पीसेस में क्रश कर दिया और उन पीसेस से फिर बहुत सारे जितने पीसेस हैं उनसे नए प्लेनेरिया बन जाए। देखो बेटा, सबसे पहले रीजनरेशन को जानते हैं, बेसिक आप जानते हो रीजनरेशन क्या होता है। किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम पीसेस में कट कर दें और हर पीस से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, न्यू सेल्स बन जाए, तो एक तो वो रीजनरेशन है। दूसरा क्या है, रीजनरेशन की कैटेगरी होती है कि आपने कोई ऑर्गन कट कर दिया या कोई पार्ट कट कर दिया किसी ऑर्गेनिज्म का, और वो लॉस्ट पार्ट का दोबारा ग्रो कर जाना, लॉस्ट पार्ट का अगेन डेवलप हो जाना, एक वो रीजनरेशन होता है। तो अगर हम इसमें फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो हाइड्रा में क्या होता है बेटा, हाइड्रा में वैसे यहाँ पर करेक्ट आंसर ये दिया हुआ है, बट करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर इसकी बुक की की में ये दिया हुआ है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन में डाउट रहता है, बट मोस्ट जो हम एक्यूरेट कहेंगे वो आंसर ये होगा। बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हाइड्रा को 2 पीसेस में कट किया, वहाँ क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट, स्मॉल फ्रेगमेंट जो है उनका बस रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है पूरी बॉडी का स्मॉल फ्रेगमेंट से बाय रीऑर्गेनाइजेशन द एग्जिस्टिंग सेल्स। सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है एग्जिस्टिंग सेल्स को रीऑर्गेनाइज करके, मतलब नया कोई सेल नहीं बना, नया कोई फ्रेगमेंट नहीं बना है, नई सेल्स नहीं बनी, पुरानी वालों का रीऑर्गेनाइजेशन करके 2 हाइड्रा बन गए इसमें। एपीमॉर्फोसिस यानी कि पुरानी और डेड एरिथ्रोसाइट्स का नई, उनके प्लेस पर नहीं आना, ये सिर्फ एक टर्नओवर है। पुरानी सेल्स डेड हो रही है, उनकी जगह पर नई सेल्स बन रही है, ये भी रीजनरेशन का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो ऐसे ही वुंड का हील होना वो भी रीजनरेशन नहीं है, वो एक अलग प्रोसेस है। ये हमारा एग्जैक्ट बैठता है एपीमॉर्फोसिस। वैसे मॉर्फोलेक्सिस और एपीमॉर्फोसिस ये 2 टाइप है बेटा, किसके, रीजनरेशन के। इसमें क्या हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं का रीऑर्गेनाइजेशन करके नए बन जाना है, नए 2 जीव बन जाए, नए ऑर्गेनिज्म, और इसमें कुछ नई सेल्स भी बनती हैं, क्रस्ट और फिल्टर आउट पीसेस हैं टूटे हुए, और रीजनरेशन होकर नई प्लेनेरिया बन जाए।
तो ये दोनों ही टाइप हैं, इसलिए ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है थोड़ा, कि ये भी आंसर करेक्ट बैठता है हमारा और ये भी, बिकॉज ये भी एक टाइप ये है और एक टाइप ये है। अगर आप देखोगे मॉर्फोलेक्सिस और एपीमॉर्फोसिस ये दोनों रीजनरेशन के टाइप हैं। सो यहाँ पर ये दोनों ही करेक्ट हमारे जा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज केमिकल आयंस रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन आर। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन से केमिकल आयंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं? यहाँ पर हमारे ऑप्शंस क्या क्या है? कैल्शियम आयन एंड पोटेशियम आयन, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन, सोडियम आयन एंड कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। यहाँ पर बेटा यहाँ पर भी दो ऑप्शंस हमारे करेक्ट जा रहे हैं। अगर एक अभी देखते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेक्ट होगा, दूसरे से क्या होगा। रोल बाकी इन चारों का ही होता है, बट यहाँ पर जो आंसर हमारा दिया हुआ है वो सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन दिया हुआ है। देखिए कैसे इन सबका रोल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। आपने कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन का तो देखा ही होगा, और मोस्ट प्रोबेबली आपने कैल्शियम आयन का तो जरूर ही देखा होगा अगर आपने मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस पढ़ी है तो, बिकॉज कैल्शियम आयन जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। आप जानते हो ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन, मायोसिन ये फिलामेंट होते हैं जो वाउंड रहते हैं। एक्टिन फिलामेंट जो है वो बना होता है, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन का हेड, एक क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्मेशन में। तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में एक्टिन के ऊपर जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो एक्टिव साइट्स होती हैं जहां पर मायोसिन का हेड बाइंड होता है जाकर, उस साइट पर ये कैल्शियम आयन क्या करवाता है, ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाता है। कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाता है और उसमें कन्फर्मेशनल चेंज करता है, और जो एक्टिव साइट ट्रोपोमायोसिन से बाइंड है उसको वहां से हटा देता है। कैल्शियम आयन ट्रोपोमायोसिन को वहां से ले जाता है एक्टिव साइट से, जहां पर मायोसिन हेड बाइंड होना है आके। सो उस साइट को खोल देता है, ओपन कर देता है, किसके आने के लिए? मायोसिन के हेड के आने के लिए। जब मायोसिन का हेड यहाँ आएगा तभी तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा, और जो मसल का यूनिट होती है सार्कोमियर हम जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि ये मायोसिन हेड आके इस पे बाइंड होगा, तो आप पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे जब उसे डिटेल में तो देखेंगे सार्कोमियर्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। तो इनिशिएशन में रोल हो गया कैल्शियम आयन का। तो मैग्नीशियम आयन की बात करें तो यहाँ पर जो मायोसिन हेड है ना, इसके ऊपर एक एंजाइम होता है एटीपेज एंजाइम, जो एटीपी जनरेट करने में, इस प्रोसेस के लिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एटीपी से। और एटीपी जनरेशन के लिए यहाँ पर एक एंजाइम होता है मायोसिन के हेड पे, एटीपेज एक्टिविटी, तो एटीपेज एंजाइम सॉरी, उसकी एक्टिविटी के लिए, प्रॉपर एक्टिविटी के लिए भी क्या चाहिए? मैग्नीशियम आयन चाहिए। एटीपेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका भी रोल हो गया कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की। सोडियम पोटेशियम आयन पंप होता है बेटा, जो वो किसी भी मेम्ब्रेन में, आप जानते हो प्लाज्मा जो इसकी भी हमारी मसल की जो यूनिट है, मसल की जो यूनिट है उसमें सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा, मसल की जो हमारी सेल है उसमें भी क्या है, यहाँ पर नर्व क्या लेकर आ रही है? सिग्नल लेकर आ रही है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। तो इस पोर्शन पर, इस जगह पर सोडियम पोटेशियम आयन पंप काम करते हैं, इस नर्व इम्पल्स को नर्व से किस में भेजने में? मसल की हमारी सेल में भेजने में। तो सोडियम पोटेशियम आयन पंप कैसे काम करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ये जो आयन्स है ये मूव करते हैं। सार्कोलेमा जो है, ये मसल सेल की हमारी जो मेम्ब्रेन है जिसको सार्कोलेमा कहेंगे, वो पॉजिटिवली चार्ज होती है इनसाइड विद रेस्पेक्ट टू आउटसाइड, बाहर की कंपैरिजन में अंदर से पॉजिटिवली चार्ज होती है, उसको एक्शन पोटेंशियल हम बोलते हैं और इस चेंज को। और सार्कोलेमा को कहते हैं कि ये डीपोलराइज्ड स्टेट में है, डीपोलराइज्ड स्टेट। और इस डीपोलराइजेशन की वजह से जो मसल फाइबर है वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यानी नर्व इम्पल्स को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, नर्व इम्पल्स को मसल फाइबर तक लाने में जो काम करती है वो सोडियम पोटेशियम आयन पंप काम करते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में इनिशिएशन देखे सिग्नल ही जो लेके आ रहे हैं और सिग्नल में ही हेल्प कर रहे हैं, वो तो क्या हो गए? सोडियम पोटेशियम। बट एक्चुअल जो प्रोसेस हो रही है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, फिर उसमें किसका रोल है? कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन का रोल है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन दोनों ही ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाएगा, बट अगर हम इन दोनों में से भी अगर हमें चूज करना हो तो हम कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन देखेंगे, बिकॉज जो प्रोसेस है उसमें तो इन्हीं का रोल होता है, वो फिर नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में हो जाएगा इनका। तो बाकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है वहां पर इनका होता है। नाउ द नेक्स्ट इज ओवम रिसीव्स द स्पर्म इन द रीजन ऑफ।
ओवम जो है वो स्पर्म को किस रीजन में रिसीव करता है? ओवम के रीजन होते हैं बेटा एनिमल पोल, वेजिटल पोल। अब ये एनिमल पोल, वेजिटल पोल, इक्वेटर, पिगमेंटेड एरिया, तो जहां पर आकर स्पर्म को वो रिसीव करता है, ओवम और स्पर्म दोनों मिलते हैं, उस रीजन को बोलेंगे एनिमल पोल। एनिमल पोल के अपोजिट में होता है वेजिटल पोल। एनिमल पोल ही क्यों होता है? बिकॉज स्पर्म को क्या करना है, स्पर्म के न्यूक्लियस को ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करना है, और जो ओवम का न्यूक्लियस है वो किस साइड है? एनिमल पोल की साइड है, वो एनिमल पोल की तरफ, तो इसलिए वो एनिमल पोल की तरफ ही जाता है। और यहाँ की एक खास बात और है एनिमल पोल की, हिंदी में अगर आप देखोगे इसको सक्रिय ध्रुव बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है और स्पर्म यहाँ पर पेनिट्रेट करता है, फैसिलिटेटेड बाय फर्टिलाइजेशन कोन। माइक्रोविलाई होती है एनिमल पोल पे, वो एक फर्टिलाइजेशन कोन, एक स्ट्रक्चर बनाती है माइक्रोविलाई फर्टिलाइजेशन कोन, जो हेल्प करते हैं स्पर्म को ओवम के अंदर पेनिट्रेट करने में। नाउ द नेक्स्ट इज द रिलीजिंग हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। रिलीजिंग हॉर्मोन्स किससे प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस, पेंक्रियाज, पिट्यूटरी या फिर हाइपोथैलेमस। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा हमारा हाइपोथैलेमस। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है ये भी। हाइपोथैलेमस के पास कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होती है, वैसे तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, पर न्यूरो सेक्रेटरी मतलब ऐसी सेल्स जो सिक्रेशन का भी काम कर रही है, हार्मोन सिक्रेशन करने का भी काम कर रही है। वो सेल्स कुछ रिलीजिंग हॉर्मोन्स बनाती हैं और वो जाकर पिट्यूटरी पर काम करते हैं। वो रिलीजिंग हॉर्मोन्स किस पे काम करते हैं? पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और एंटीरियर पिट्यूटरी से उसके हार्मोन बनवाते हैं। रिलीजिंग मतलब हाइपोथैलेमस जो है ना, इसको हम सुपर मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं, बिकॉज पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। देखो पिट्यूटरी तो किसके ऊपर कंट्रोल कर रही है? पिट्यूटरी कर रही है थायराइड पर, पैराथायराइड पर, टेस्टिस पर, ओवरीज पर, एड्रीनल ग्लैंड पर, इन पे तो पिट्यूटरी का कंट्रोल है। वो हार्मोन बना के भेज रही है इनके पास कि तुम अपने हार्मोन बनाओ, और इसके पास पिट्यूटरी के पास हार्मोन बना के कौन भेज रहा है? हाइपोथैलेमस। जैसे GnRH, GHRH, TRH, ACTH, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन बनाएगी, उसके लिए रिलीजिंग हार्मोन कौन भेजेगी? हाइपोथैलेमस, कि भाई तुम ग्रोथ हार्मोन को बनाओ। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जाके पिट्यूटरी से LH और FSH बनवाएंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो जाके फिर ओवरी से और टेस्टिस से क्या बनवाएंगे? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बनवाएंगे। TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो इस तरह से ये दूसरी ग्लैंड्स पे काम करते हैं, पर पहले पिट्यूटरी पर, पिट्यूटरी उन हार्मोन्स को बनवाती है। Now the next question is the best definition of the process of gastrulation is that it is a process where the क्वेश्चन क्या कहता है? गैस्ट्रुलेशन की सही डेफिनेशन क्या होगी? कैसी प्रोसेस है ये? जहां पे सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला बिकम्स टू लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला टू लेयर बन जाता है, या फिर आर्केंट्रॉन बन जाती है, या जाइगोट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू लार्वा, जाइगोट जो है वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर सेल्स मूव टू ऑक्यूपाई देयर डेफिनेट पोजीशन, सेल अपनी डेफिनेट पोजीशन पे मूव आपने ऑक्यूपाई करने के लिए मूव कर जाती हैं। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा यही वाला करेक्ट, सेल्स मूव टू ऑक्यूपाई देयर डेफिनेट पोजीशन। होता क्या है बच्चों? ब्लास्टुला क्या है? एक सिंपल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है सेल्स की, और उसमें सेल्स जब रीऑर्गेनाइज हो जाती हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसको गैस्ट्रुला कहते हैं। ब्लास्टुला से क्या बनता है? गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला में एक्चुअली हो क्या रहा है? जो ब्लास्टुला में सेल्स थी वही अपने आप को बस क्या कर ले रही है? रीऑर्गेनाइज कर ले रही है, और वो रीऑर्गेनाइजेशन को हम कह सकते हैं सेल मूवमेंट एंड डिफरेंशिएशन। सेल मूवमेंट एंड डिफरेंशिएशन, सेल्स का मूव करना, डिफरेंशिएट होना, और 3 फंडामेंटल टिश्यू लेयर बना लेना एम्ब्रियो की 3 फंडामेंटल टिश्यू लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। जानते हैं ना आप, 3 लेयर होती हैं जिनसे फिर सारे ऑर्गन्स हमारे बनते हैं। तो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं हम इसको। दिस इज अ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ सेल्स की मूवमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉकमैन्स कैनाल कनेक्ट। वॉकमैन्स कैनाल किसको कनेक्ट करती है? वॉकमैन्स कैनाल हेवर्शियन कैनाल को मैट्रिक्स के साथ, हेवर्शियन कैनाल को हेवर्शियन कैनाल के साथ, या फिर इसको मैरो कैविटी के साथ, या फिर लैक्यूना को लैक्यूना के साथ। तो आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा बेटा हेवर्शियन कैनाल विद हेवर्शियन कैनाल। अगर बोन की स्ट्रक्चर में आप डीपली जाएंगे तो वहां आप जानेंगे कि वॉकमैन्स कैनाल क्या होती हैं। ये कनेक्ट करती है हेवर्शियन कैनाल को किसके साथ? हेवर्शियन कैनाल के साथ ही, और फिर उसको कनेक्ट करती है किससे? मैरो कैविटी से, बोन मैरो की जो कैविटी होती है उससे। ये है क्या बेटा? ये एक तरह की परफोरेटिंग कैनाल्स होती हैं जो नेटवर्क बनाती हैं
लॉन्गिट्यूडनल हेवर्सियन कैनाल के बीच में। देखो जो हमारी बोन्स हैं उसकी लेंथ में तो क्या है, हेवर्सियन कैनाल्स। ये तो कौन हो गई, जैसे हमारी बोन की लेंथ है उसमें ऐसे लॉन्गिट्यूडनली कौन लगी हुई है, हेवर्सियन कैनाल्स। इनके बीच में इनके परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारी वोकवेंस कैनाल, जो किसको कनेक्ट कर रही है, हेवर्सियन कैनाल को किसके साथ, हेवर्सियन कैनाल के साथ। तो हेवर्सियन कैनाल तो बोन की लेंथ के पैरेलल है और बाहर से एक्सटेंड फ्रॉम द आउटर सरफेस एंड रीच द हेवर्सियन कैनाल। ये जो वोकमैन कैनाल होती है ना, बोन की जो आउटर सरफेस है वहां से आती है। बोन के आउटर सरफेस को हम पेरिओस्टियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेरिओस्टियम। ओस्टियम वर्ड जहां कहीं आ जाए बोन से रिलेटेड होता है, तो पेरिओस्टियम यानी आउटर सरफेस से ही आएंगी वोकमैन कैनाल्स। और जो ब्लड वेसल्स हैं और नर्व हैं उनको अंदर तक पहुंचाती हैं इन हेवर्सियन कैनाल तक। इनका काम क्या है, ब्लड वेसल्स को अलाउ करना टू एक्सेस द बोन मैरो कैविटी। जो बोन मैरो की कैविटी है वहां तक पहुंचाना, कहां से, पेरिओस्टियम से, बाहर से। सो वी कैन से दैट कि ये एक पाथवे प्रोवाइड करती हैं ब्लड वेसल्स को और नर्व को बोन में अंदर पहुंचने के लिए। कहां से, पेरिओस्टियम से। और परपेंडिकुलर होती है किसके, हेवर्सियन कैनाल के परपेंडिकुलर होती है। और एक चीज और याद रखेंगे, ये मैमेलियन बोन्स का ही, मैमेलियन कॉम्पैक्ट बोन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैमेल्स की बोन्स में ही ये वोकमैन कैनाल में देखने को मिलती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का इनमें से करेक्ट ऑर्डर क्या है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको सीक्वेंस भी पता है, क्लासिफिकेशन में जो फाइलम है हमारे एनिमल किंगडम में, एनिमेलिया किंगडम में, उनका सीक्वेंस पता है तो आप इजीली आंसर कर दोगे। ल्यूकोसोलिनिया, हाइड्रा, अमीबा, एस्केरिस, एस्केरिस, अमीबा, ल्यूकोसोलिनिया और हाइड्रा, अमीबा, ल्यूकोसोलिनिया, हाइड्रा और एस्केरिस, या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, अमीबा, ल्यूकोसोलिनिया, हाइड्रा एंड एस्केरिस। बिकॉज जो एवोल्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनिज्म का, पहले उनको रखा गया है जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है, और फिर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हुआ है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बने हैं ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा इसमें मोस्ट सिंपल हो जाएगा बिकॉज अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ल्यूकोसोलिनिया जो है मल्टी सेलुलर तो है पर सिंपल बॉडी डिजाइन है, स्पंज में आता है। हाइड्रा सीलेंट्रेटा में आता है, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया, मल्टी सेलुलर है। और एस्केरिस एक पैरासिटिक निमेटोड है। तो जितना आप जाओगे, ये क्या हो गया हमारा, अमीबा तो प्रोटोजोन्स में आ गया, ये पोरीफेरा में, ये सीलेंट्रेटा में और निमेटोडा में। तो ये आप सीक्वेंस भी देखो तो एक के बाद दूसरे ऐसे ही सी सीक्वेंस में आपको क्लासिफिकेशन में देखने को मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबेल प्राइज विनर फॉर द डिस्कवरी ऑफ मेथड ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन हनी बी इज। हनी बी में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए जो मेथड होता है उसको डिस्कवर करने के लिए नोबेल प्राइज किन को मिला था। नंबर 1 ऑप्शन इज वॉन फ्रिस, एच.जी. खुराना, हार्वे और डार्विन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वॉन फ्रिस, कार्ल रिटर वॉन फ्रिस। इन्हें स्पेशली हनी बीज में जो आपस में कम्युनिकेशन होता है और स्पेशली उसमें भी वेगल डांस होता है एक इनका, जो ये कम्युनिकेशन करते, इस बात को कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं कि फूड सोर्सेज का लोकेशन क्या है, उसको डिस्कवर करने के लिए इनको मिला था। जर्मनी के ये साइंटिस्ट थे। बाकी 1973 में ये नोबेल प्राइज मिला था इनको इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एलिसिटेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल बिहेवियर पैटर्न इन बीज। बीज का इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है, सोशल बिहेवियर क्या होता है, बिकॉज इट इज अ सोशल इंसेक्ट, ये एक सोशल इंसेक्ट है, तो वो सब बताने के लिए इनको ये नोबेल प्राइज मिला था 1973 में। बाकी साइंटिस्ट की हम बात करें तो एच.जी. खुराना, हमने अभी इसी प्रैक्टिस सेट में देखा था, इनको जेनेटिक कोड के लिए नोबेल प्राइज मिला था। एंड हार्वे ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए जाने जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया था। एंड डार्विन, इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी एवोल्यूशन में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मिल्क कमिंग आउट फ्रॉम मदर्स मेमरी ग्लैंड जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड। चाइल्ड बर्थ के बाद जस्ट आफ्टर जो पहला मिल्क आता है मदर की मेमरी ग्लैंड से, उसको क्या कहेंगे, टेस्टोस्टेरोन, कोलोस्ट्रम, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है हमारा, बिकॉज ये 12th एनसीईआरटी में आप लाइन भी पढ़ सकते हो, प्रॉपर लाइन है ये कि फर्स्ट मिल्क जो आता है मदर की मेमरी ग्लैंड से जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ और जस्ट आफ्टर डिलीवरी, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। एक थिक येलोइश फ्लूइड होता है जो इनिशियल डेज में बनता है डिलीवरी के बाद, और इसमें न्यूट्रिएंट्स और एंटीबॉडीज दोनों बहुत अमाउंट में होते हैं। दिस इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीबॉडीज, जो बेबी के डेवलपमेंट के लिए या स्टार्टिंग में उसको जिसकी नीड होती है। और
बाकी की बात करें हम ऑप्शंस की, तो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन इसका इससे कोई रिलेशन नहीं होता, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है, एंड प्रोजेस्टेरोन भी फीमेल से ही रिलेटेड सेक्स हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन की बात करें, अच्छा एस्ट्रोजन जो है प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए, एंड प्रोजेस्टेरोन भी, बल्कि जो प्रोजेस्टेरोन है इसका जो लेवल होता है वो प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाता है, एंड आफ्टर डिलीवरी इसका सिक्रेशन डिक्लाइन हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज प्रोटीन इन नेचर, इनमें से कौन सा नेचर में प्रोटीन है? तो ऑप्शंस क्या क्या है, पॉलीइथाइलिन, सिल्क एंड वूल, सेलुलोज और टेरिलिन। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, सिल्क एंड वूल। सिल्क जो है वो फाइब्रोइन और सेरिसिन प्रोटीन की बनी होती है, और वूल भी एक तरह के प्रोटीन फाइबर्स की बनी होती है। बाकी जो ऑप्शंस हैं, पॉलीइथाइलिन ये एक पॉलीमर है जो इथाइलिन से बनता है, प्रोटीन नहीं है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, आप जानते हो। टेरिलिन एक पॉलिस्टर है, सिंथेटिक पॉलीमर है जो बनाया जाता है इथाइलिन से। टेरिलिन बनाया जाता है इथाइलिन टेरेप्थेलेट से, ये भी एक केमिकल है, सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि प्रोटीन नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लूइड फिल्ड इन द ब्लास्टोसील कैविटी ऑफ ब्लास्टुला इज, ब्लास्टुला की ब्लास्टोसील कैविटी में जो फ्लूइड भरा होता है वो कैसा होता है, एसिडिक, एल्बुमिनस, सलाइन या प्योर वाटर? आंसर यहाँ हो जाएगा एल्बुमिनस। एल्बुमिनस का मीनिंग समझते हैं, इसमें प्रोटीन ऐसी होती है जो एल्बुमिन के सिमिलर होती है, प्रोटीन रहती है इसके अंदर। ब्लास्टुला आप समझते हो हमारी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की एक स्टेज है जिसमें एक कैविटी होती है ब्लास्टोसील, उसमें फ्लूइड जो भरा रहता है वो कैसा होता है, एल्बुमिनस होता है, जिसका नेचर एल्बुमिन प्रोटीन के जैसा होता है। और इसमें प्योर वाटर तो हम इसको कह ही नहीं सकते, एसिडिक और सलाइन नेचर भी नहीं होता इसमें। इसमें प्रोटीन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इज नॉर्मल इन, इनमें से किस में नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम नॉर्मल होंगे, सुपर फीमेल, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम? तो क्वेश्चन में अगर हम यहाँ से ये सेक्स हटा दें और क्रोमोसोम कहें तो फिर तो कोई भी आंसर नहीं होगा हमारा। तो ऐसा नहीं सोचना है, देखना है, ध्यान से देखेंगे सेक्स क्रोमोसोम की बात की है तो नॉर्मल तो डाउन में भी नहीं है। डाउन सिंड्रोम में कितना है, 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी हो जाती है, बट इन तीनों में सेक्स क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है, नंबर चेंज देखने को मिलता है, इसमें ऑटोसोम्स में देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इनकी बात की है, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। तो टर्नर सिंड्रोम ऐसी फीमेल होती है बेसिकली जिनके पास एक कम एक्स क्रोमोसोम होता है, एक ही होता है 2 की प्लेस पर। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बेसिकली ऐसे मेल होते हैं जिनके पास XY तो होता ही है, साथ में एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है किसकी, X की। तो सेक्स क्रोमोसोम का नंबर इनमें 3 हो गया, इनमें 1 हो गया, एबनॉर्मल हो गया। और सुपर फीमेल वो होती है जिनके पास 3 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो इनके पास भी एबनॉर्मल हो गया नंबर। बचा हमारा क्या, डाउन सिंड्रोम, ये 21 पेयर पे होती है ट्राइसोमी, सो ये सेक्स क्रोमोसोम इसमें क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो करेक्ट आंसर है विल बी ऑप्शन नंबर 4। नाउ द नेक्स्ट इज मेटिंग बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन जीनोटाइप टू प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन इज कॉल्ड। अगर हम मेटिंग कराएं 2 ऑर्गेनिज्म के बीच जो जेनेटिकली क्या है, जीनोटाइप जिनका क्या है, डिफरेंट है, जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, तो जेनेटिक वेरिएशन लाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डोमेस्टिकेशन, इंट्रोडक्शन, हाइब्रिडाइजेशन या फिर म्यूटेशन? आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं ना हम, जैसे हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं कि हम प्लांट का कोई हाइब्रिड वैरायटी बनानी है, तो एक प्लांट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, फ्रूट ज़्यादा बन रहा है, एक प्लांट में डिसीज के लिए वो रेजिस्टेंट है, तो हम चाहते हैं दोनों के कैरेक्टर किसी प्लांट में आ जाए, तो हम जो हाइब्रिड बनाएंगे दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करा के बनाएंगे, एक के पोलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर देंगे, पोलिनेशन करा देंगे, सो दैट उन दोनों के कैरेक्टर उसमें आ जाए हमारे हाइब्रिड में। तो दोनों का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट था और वेरिएशन आ गया, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। डोमेस्टिकेशन ये वो प्रोसेस होती है जिसमें हम एनिमल्स को अपने पास रखते हैं, अपनी देखरेख में रखते हैं। इंट्रोडक्शन जब हम किसी ऐसी स्पीसीज को नए एनवायरनमेंट में ले आते हैं जो नेचुरली उस एनवायरनमेंट में नहीं मिलती देखने को, वहाँ हम किसी ऐसी स्पीसीज का इंट्रोडक्शन या उसको ले आएँ। म्यूटेशन आप जानते ही हैं क्या होता है, जेनेटिक मेकअप में या जीन्स में या डीएनए में कोई चेंज आना, सडन चेंज आना, दैट इज म्यूटेशन। तो चेंज तो इसमें आ रहा है, बट ये चेंज आने की प्रोसेस है। इसमें पूछा है कि उस क्रॉस को क्या कहेंगे जिसमें हम चेंज ला रहे हैं, जेनेटिक वेरिएशन ला रहे हैं, तो वो हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज वाइडली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इनमें से कौन सी वाइडली यूज होती है, एनाफिलीज,
ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन लिजार्ड या फ्रूट फ्लाई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर भी जिसको हम बोलते हैं। फ्रूट फ्लाई के ऊपर थॉमस हंट मॉर्गन ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं इसके ऊपर जेनेटिक्स में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फ्रूट फ्लाई इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। और इसी को क्यों चूज किया गया उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए? बिकॉज एक तो शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है इसका, हम थोड़े टाइम में कई सारी जनरेशन और कई सारे जनरेशन देखेंगे तो कई सारे वेरिएशन कैसे आ रहे हैं ये सब जल्दी देख पाएंगे। सिंपल जेनेटिक्स होता है इसका, इसके पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। जब बहुत सारा हमारे पास ऑफस्प्रिंग होंगे तो एनालिसिस करना आसान होगा कि कौन सा कैरेक्टर कैसे आ रहा है। ईज ऑफ मेंटेनेंस, इसको मेंटेन करना आसान होता है और इजीली फ्रूट वगैरह पे, फ्रूट फ्लाई इसलिए इसको बोलते हैं, फ्रूट पल्प पे इसको ग्रो कराया जा सकता है लैब में। नाउ द नेक्स्ट इज आफ्टर ओव्यूलेशन इन फीमेल रैबिट द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द रप्चर्ड फॉलिकल इज कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस मैमिलेरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इन्होंने फीमेल रैबिट दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। ह्यूमन में भी तो पढ़ते हैं ना हम, ह्यूमन भी वर्टिब्रेटा में आता है, मैमेलिया में आता है, रैबिट भी उसी में आता है। तो जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल ओवरी के अंदर क्या बनती है? मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनती है ना। पहले क्या बनता है? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी, फिर मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल और उसके अंदर सेकेंडरी oocyte रहता है। और जब वो उसको रिलीज करता है तो जो स्ट्रक्चर बच जाती है, एग को रिलीज करने के बाद रप्चर हो गया फॉलिकल और उससे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गई। अगर प्रेगनेंसी नहीं होनी है, स्पर्म नहीं आएगा तो सेकेंडरी oocyte ही रिलीज हो जाएगी, और अगर स्पर्म आ जाएगा तो वो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन भी अपना कंप्लीट कर लेगा और इसमें से एग रिलीज होगा। तो ओवरऑल एग रिलीज, इसके रप्चर होने के बाद एग या सेकेंडरी oocyte के निकलने के बाद जो स्ट्रक्चर बचती है उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। एक येलो कलर की बॉडी होती है, इसे हम टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं बिकॉज ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है। देखो ये वेट करती है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा चाहिए होगा, तो ओवरी से तो बन ही रहा है, ये भी टेम्पोरेरीली पूरी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाती रहती है। क्या करने के लिए? रिप्रोडक्टिव साइकिल को सपोर्ट करने के लिए और प्रेगनेंसी को मेंटेन, पोटेंशियल प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए। सो करेक्ट आंसर हियर विल बी कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस एल्बिकेंस क्या होता है बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम ही बाद में क्या, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम रहेगी और ये क्या बनाती रहेगी? प्रोजेस्टेरोन। अगर नहीं होता फिर ये कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाती है। पहले इसको क्या बोलते हैं? मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल, उसमें से एग निकल गया तो कॉर्पस ल्यूटियम, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बाद में यही कॉर्पस ल्यूटियम को क्या बोलते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। और कॉर्पस मैमिलेरी कोई टर्म नहीं है, और कॉर्पस कैलोसम ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन के हमने एक क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हमारे जो दोनों सेरिब्रम वाले पोर्शन होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उनको कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोसम। नाउ द नेक्स्ट इज एलोमेट्रिक ग्रोथ इज। एलोमेट्रिक ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स विद ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, growth due to multiplication of constituent cells at the constant rate, difference in the rate of growth of different parts of the body, growth due to special reserve cells of the body। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एलोमेट्रिक ग्रोथ उसको बोलते हैं जब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की ग्रोथ रेट में डिफरेंस हो। वेरियस ऑर्गन्स जो हैं वो डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट पे ग्रोथ करें, मतलब उनका प्रोपोर्शन सही ना हो कि एक अलग, जैसे हमारा एक हाथ बहुत क्या हो जाए, एक हाथ की ग्रोथ ज़्यादा हो जाए, एक की कम हो जाए। ओवरऑल ग्रोथ की से रिलेटिव किसमें जो ऑर्गन्स हैं उनमें सही प्रोपोर्शन में ग्रोथ ना हो किसी ऑर्गेनिज्म की, तो उसको एलोमेट्रिक ग्रोथ बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए रेप्लिकेशन इज। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव है या कॉन्स्टिट्यूटिव है? फिर से बहुत बेसिक और इजी क्वेश्चन पूछा है। 12th एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो देखोगे डीएनए जो है कैसी प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन कैसी प्रोसेस है? सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होता है और कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होता है? कि अगर हमारा जो डीएनए के स्ट्रैंड है ना दोनों, और डीएनए जो बन रहा है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसमें अगर ये दोनों स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करें अलग होने के बाद, और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए हो, तो उसको सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। सेमी मतलब आधा, आधा जो नए 2 डीएनए स्ट्रैंड बनेंगे उनमें एक डीएनए क्या होगा? पहला होगा, पेरेंटल होगा, और एक स्ट्रैंड सॉरी, और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो कैसा होगा? न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा, उसको सेमी कंजर्वेटिव कहेंगे। और अगर दोनों ये स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड हो उसको कंजर्वेटिव बोलेंगे।
इस चीज को प्रूफ भी किया था किसने, मेसेल्सन और स्टोल का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं, 1958 में इन्होंने बैक्टीरिया लिए थे और उनमें क्या यूज की थी, ऐसा मीडियम यूज किया था जिसमें नाइट्रोजन 15 लेबल्ड यूज किए गए थे। डीएनए किस तरह का यूज किया गया, नाइट्रोजन 15, मतलब उसमें मीडियम में जो है क्या यूज किया गया, नाइट्रोजन 15 यूज किया गया। 14 होता है और एक 15 नाइट्रोजन का आइसोटोप जो कि एक हैवी आइसोटोप है। तो डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड से उसमें ये पता चला कि पहली जनरेशन में, दूसरी में, तीसरी में कितने हमारे 14 वाले आए, नाइट्रोजन 14 वाले डीएनए, कितने नाइट्रोजन 15 वाले डीएनए। तो उससे ये प्रूव हुआ था कि आधे हमारे स्ट्रैंड कैसे हैं, 14 वाले हैं, और आधे जो हमने 15 डाला मीडियम में तो आधे 15 वाले आ गए। यानी कि जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए हैं आधे वो कैसे हैं, 15 कंटेनिंग है। तो इसका मतलब वो न्यूली सिंथेसाइज हुए हैं क्योंकि उन्होंने 15 नाइट्रोजन वाली आइसोटोप को यूज किया है। Now the next question is BHC was first synthesized in 1825 by BHC यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो कि एक इंसेक्टिसाइड होता है। इंसेक्टिसाइड एग्रीकल्चरल पर्पज में यूज होता है और इंसेक्ट को मारने के लिए, और ग्रेन्स जो होते हैं उनको स्टोर करने के लिए भी यूज किया जाता है। श्रेडर, जीडलर, पोलमुलर और माइकल फेराडे। तो माइकल फेराडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको फर्स्ट किसने सिंथेसाइज किया था, BHC को 1825 में माइकल फेराडे ने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज नॉट इन्वॉल्व इन द एलिसिटेशन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। इनमें से कौन सा ऑर्गन इम्यून रेस्पॉन्स के एलिसिटेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, ब्रेन, लिम्फ नोड, स्प्लीन और थाइमस। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा ब्रेन। ब्रेन वैसे तो हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हमारी सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट और कंट्रोल करता है, बट इम्यून रेस्पॉन्स के एलिसिटेशन में इसका डायरेक्ट कोई रोल नहीं होता है। इन ऑर्गन्स की बाकी की बात करें तो इन सबका डायरेक्ट रोल होता है। लिम्फ नोड की हम बात करें तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं हमारी लिम्फ वेसल्स में होते हैं, बीच बीच में जगह जगह पर, वहाँ पर WBC मैच्योर होती है और इंटरेक्ट करती हैं, फॉरेन पार्टिकल्स जो आते हैं उन्हें अपने से उनसे इंटरेक्ट करती है और उनको डाइजेस्ट करवाती है। थाइमस ग्लैंड में हमारी टी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होता है, वो भी बहुत जरूरी है इम्यून सिस्टम के लिए। एंड जो स्प्लीन है वो ब्लड को फिल्टर करता है और इम्यून सेल्स यहाँ पर एक्टिवेट होती हैं। सो इनका सबका रोल होगा किसको छोड़कर, ब्रेन को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। सो गाइज आज की इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है और आपके लिए यूजफुल रहती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।